अब अभी प्रोजेक्ट 7A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम क्या रखा गया? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड स्टील्थ फ्रिगेट इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 17A? क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया INS उदयगिरी। क्या नाम है ये क्वेश्चन, इसको तो मिटाते हैं दोस्तों, है ना। INS उदयगिरी, INS उदयगिरी, ये क्या है INS उदयगिरी? तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम है ये, है ना। यानी कि जो भारतीय सेना नौसेना है उसमें दूसरा बार ये शामिल किया गया, क्या स्टील्थ फ्रिगेट का नाम रखा गया है। क्या नाम है? तो INS उदयगिरी। अब देखते हैं इसके बारे में और डिटेल लेते हैं थोड़ा। अभी प्रोजेक्ट 7A के तहत बनाया गया दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट जहाज का नाम INS उदयगिरी रखा गया है, जिसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में हुआ है इसका निर्माण, है ना। यह आधुनिक हथियारों से लैस है। 75% स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ है, यानी कि 75% जो है ये स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ है, यानी कि विदेशी तकनीक इसमें नहीं लिया गया, मात्र 25% स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ है, ठीक है, 75%। और कहां हुआ है? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, है ना, मुंबई। कहां पे है ये? मुंबई, ठीक है। अभी रूस में बना INS तमाल भी नौसेना में शामिल हो गया है, यानी कि अभी जो रूस में बना है एक, अभी रूस में बना है INS तमाल। क्या नाम है? INS तमाल। ये कहां बना है? तो मेड बाय रसिया, मेड इन रसिया, मेड इन रसिया, ठीक है, ये रसिया में बना है। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 15B 2011 में शुरू हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विध्वंसक जहाज तैयार किए गए। INS विशाखापट्टनम, INS मरगांव, INS इंफाल और INS सूरत तैयार किए गए हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 15B जो है ये 2011 में शुरू हुआ था। क्या हुआ? इसमें 4 जो है गाइडेड स्टील गाइडेड मिसाइल तैयार हुआ। कौन कौन तैयार किया गया? हाँ, INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इंफाल और INS सूरत। निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई में हुआ है, ठीक है। अब INS प्रोजेक्ट 15A क्या है? तो 15B था ना, 15A क्या है? इसमें 3 जहाज बनाए गए हैं, INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई जो है प्रोजेक्ट 15A में बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट 15A में बनाया गया है, क्या INS, प्रोजेक्ट 15A में बनाया गया है INS कलकत्ता, ठीक है, INS कलकत्ता, INS कोचिंग और INS चेन्नई। INS कलकत्ता, INS चेन्नई और INS कोचिंग, INS कोचिन, यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरला, है ना, 3 जगह बनाया गया। अब प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए जाने हैं। प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज को INS नीलगिरी का नाम दिया गया। 4 जहाज मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने हैं। 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाए जाएंगे, है ना। तो ये है, यानी कि 7 प्रोजेक्ट क्या क्या कर रहा है कि 17A स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी आर नेम्ड नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विद्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। ये सब क्या है? 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए गए हैं। ये देखिए बता दे रहे हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसको अच्छा समझ लीजिए, है ना। भागने से क्या होगा?
भागने से कुछ नहीं हुआ ना। अगर मैं 2 ही क्वेश्चन बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ तो वो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा लंबा क्लास रहता है मेरा, लेकिन उसको देखिएगा अच्छे से तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 17, हाँ 17, ये प्रोजेक्ट 17 है। क्या नाम है इसका पहले? प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में हम क्या जानेंगे, क्या क्या हुआ है इसमें। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए जाने, कितना, 7 जो है जहाज बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 जहाज बनाए जा रहे हैं। कौन कौन? तो हाँ, प्रोजेक्ट 17A के पहले जहाज को INS नीलगिरी नाम दिया गया था, यानी कि जो पहला जहाज बना था, ये भी क्वेश्चन यहाँ सब बताएंगे सातों का नाम। तो फर्स्ट जो जहाज था, फर्स्ट जहाज, उसका नाम क्या था? INS नीलगिरी, है ना। फर्स्ट जहाज का नाम क्या था? INS नीलगिरी। ठीक है, आई ने तो हाँ, अब इसमें कौन कौन है? तो नीलगिरी, हिमगिरी। अब देखिए सातों का नाम लिख रहे हैं हम। नीलगिरी, सेकंड है हिमगिरी, ये सब सातों जहाज बनाया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत, ठीक ना। नीलगिरी, हिमगिरी, और तीसरा है उदयगिरी, उदयगिरी, चौथा है दूनागिरी, दूनागिरी, पांचवा है, फिर पांचवा है तारागिरी, तारागिरी, और फिर छठा है विंध्यागिरी, छठा है विंध्यागिरी, कहिए ये सब क्या है? ये सब जहाज का नाम है, सब जहाज बना है कब? प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है ना। विंध्यागिरी, और 7वां है अपना कौन सा? 7वां 8वां है, 7वां है नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और तारागिरी। हाँ, फिर है अपना ये छठा हो गया विंध्यागिरी। हाँ, और 7वां कौन सा है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, याद रखिएगा, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इतना सातों जहाज बनाया गया है ना। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। प्रोजेक्ट 17 के तहत 7 जहाज बनाए गए। फर्स्ट जहाज का नाम INS नीलगिरी रखा गया था। तो नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी, है ना। तो ये सब सातों जहाज का नाम आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और आज ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। ज्योग्राफी भी अच्छा चल रहा था पढ़ाने में, काफी क्लास जो अच्छा, उसमें मैप वैप की जानकारी आप लोग को मिल रहा था। तो आज हम पढ़ाएंगे, जानते हैं क्या, भूकंप और ज्वालामुखी है, उसको भी पढ़ाएंगे, और अलग और चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन आने वाला है ज्योग्राफी का। हाल ही में SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहां शुरू किया है? वेयर वाज SBI लॉन्च ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर टू प्रमोट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस? कोलकाता, हैदराबाद, बोथ ऑफ एबव या नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बोथ ऑफ द एबव, यानी कि दोनों जगह, कोलकाता और हैदराबाद में। क्या करा है कि हाल ही में SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहां शुरू किया है? क्या को वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र की स्थापना की है ना। शुरू की है, शुरू की है। तो कहां की है भाई? तो ये कोलकाता और हैदराबाद में। कोलकाता और हैदराबाद में, है ना। वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र की शुरू की है कहा?
कौन किया है? तो एसबीआई ने किया है। कहां पे किया है? कोलकाता और हैदराबाद में। अब आगे देखते हैं। एसबीआई ने तेज और सुरक्षित वैश्विक व्यापार के लिए एआई, ब्लॉकचेन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में एक वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र खोले हैं। इन्हें ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर। ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहा जाता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर इसे कहा जाता है इन्हें। अच्छा, इन विशेष केंद्रों की मदद से लोगों और कंपनियों के लिए अंतर्देशीय व्यापार करना और विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की खरीद बिक्री करना आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो फिर कह रहा है कि एसबीआई, तो एसबीआई की स्थापना बता दीजिए कहां हुआ, कब हुआ था? तो एसबीआई की स्थापना तो सबको मालूम ही होगा ना, 1 जुलाई 1955 को हुआ था ना। 1 जुलाई एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है ना इसका, एसबीआई की स्थापना। इसमें क्या हुआ कि जितना भी स्थापना, नियुक्ति, अंतरराष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस हो गया ना, फिर हो गया जीआई टैग, ब्रांड एम्बेसडर, एक्सरसाइज, नया नाम बदला गया, जो नियुक्तियां, मृत्यु, पुस्तक जो लिखा गया है, अंतरिक्ष में क्या क्या चल रहा है, जो लड़ाकू विमान कहां से, ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट जो खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, है ना, कौन सा राष्ट्रपति, कौन से गेस्ट बने, कौन सा प्रधानमंत्री कौन बने, भारत का जो अभी राज्यपाल कौन कहाँ है ना, कौन कौन से राज्य में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो सारी जानकारी जो है मिलेगा। हम अच्छे से डिटेल से बताएंगे, आप लोग देखते जाइएगा। एसबीआई की स्थापना जो हुआ 1 जुलाई 1955 को हुआ। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई है। हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है चेयरमैन कौन है? तो चलला श्रीनिवासुलु सेठी, अगर नाम है इनका, हेड जो अभी हेड है इसके, चलला श्रीनिवासुलु सेठी, है ना, चलला श्रीनिवासुलु सेठी। सॉरी, खांसी हो गया, खांसी आ गया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। हेडक्वार्टर मुंबई में है और हेड जो है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी है ना। तो याद रखिएगा ये सब। टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। देखिए टैगलाइन हर पूछता है कौन सा बैंक का क्या टैगलाइन है, तो ये पूछता है। तो एसबीआई बैंक का टैगलाइन पूछेगा, एसबीआई बैंक का टैगलाइन पूछेगा अगर, तो इसका टैगलाइन हो जाएगा, एसबीआई बैंक का टैगलाइन क्या हो जाएगा इसका, एक बार हम कंफर्म करते हैं, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। अच्छा, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, है ना, ये इसका टैगलाइन है। ठीक है, अब श्रीनगर के डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम का लॉन्च किया है? तो ये तो बताया था क्वेश्चन हम, फ्लोटिंग एटीएम, ये कहां पर? श्रीनगर के डल झील में। कहां पे? डल झील में, डल झील में, डल झील में कौन किया फ्लोटिंग एटीएम का निर्माण? तो एसबीआई ने किया है। एसबीआई ने क्या किया है? फ्लोटिंग एटीएम का निर्माण श्रीनगर के डल झील में कर दिया है ना। डल झील में, ठीक है। अच्छा, फिर है कि एसबीआई ने तैरता हुआ एटीएम कब और कहां लॉन्च किया, है ना। तो 2004 में इन केरला कोचिन में, कहा केरला में, एसबीआई ने पहला तैरता हुआ एटीएम कब और कहां लॉन्च किया? ये तो क्या है, फ्लोटिंग एटीएम जो है एसबीआई ने कर दिया डल झील में, है ना। अभी पर अच्छा से निकालते हैं। तो एसबीआई ने पहला तैरता हुआ एटीएम कहां किया, कब और कहां किया? तो 2004 में किया है। कहां किया है? कोचीन, केरल में, कोचीन
केरला में, ठीक है। हो गया। अच्छा, फिर महिला उद्योगों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसने शुरू की है भाई? तो ये भी एसबीआई ने किया है। महिला उद्योग में जो महिलाएं जो है बिजनेस करती हैं महिला व्यापारी, तो उनके लिए क्या किया एसबीआई? बिना गारंटी लोन, बिना गारंटी लोन, है ना, बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना शुरू किया। कौन? एसबीआई। महिलाओं के लिए किया है, जो महिला व्यापारी है ना उनके लिए बिना गारंटी लोन की सुविधा प्रदान किया। कौन? तो एसबीआई ने शुरू किया है ना। अस्मिता लोन योजना नाम है इसका। क्या नाम है? अस्मिता लोन योजना, है ना, अस्मिता लोन योजना, याद रखिएगा। अब भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वही जो इसके चेयरमैन है, अभी चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी, तो वही बने हैं श्रीनिवास सुल्लू सेठी, जो एसबीआई के चेयरमैन है। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बन गए। रुक जाइए, इसको लिख देते हैं। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष, क्वेश्चन अच्छा है ये। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वही चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी। अजब नाम है इनका, लेकिन चलिए याद रखिएगा, नाम से क्या होता है, काम तो अच्छा है ना। चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी, है ना। ये भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? चल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेठी, जो क्या है एसबीआई के भी अध्यक्ष हैं। एसबीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब हाल ही में सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 से सुपर यूनाइटेड, देखिए क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा इसको, है ना। आज ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आज साइंस पढ़ाएंगे, आज पूरा पढ़ाई होगा, क्योंकि 2-3-4 दिन से इधर क्लास में नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज क्लास होगा और जबरदस्त होगा। अब स्टार्ट हो गया तो हो गया स्टार्ट, है ना। अब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। ये सब मैं तो बोलूं क्या बोलूं, आप लोग वीडियो देखिएगा तो खुद मन पे मन आएगा, दिल आएगा तो कर ही दीजिएगा, है ना। तो उसको ज्यादा मैं बार बार बोलना, ठीक है बोलना चाहिए हमें, लेकिन मैं बार बार बोल करके नहीं, आप लोग को पढ़ाई तो क्वेश्चन सोचा हूं ज्यादा बता दूं, है ना। तो हाल ही में सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्लिट्ज, सुपर यूनाइटेड ब्लिट्ज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है ना। तो क्रोटिया में किया गया है। अब देखते हैं क्रोटिया कहाँ पे है ये, है ना, कहाँ किया गया है? तो क्रोटिया में, क्रोटिया में किया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में बारे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्रोटिया में किया गया है। अच्छा, अभी देखते हैं फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कहेगा कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद, ठीक है। ये तो हम लोग सब जानते ही है। इन्हें लाइटिंग किड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। लाइटिंग किड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहता है इन्हें?
लाइटिंग किड्स ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, ठीक है, किन्हें, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। बुक इन्होंने लिखा है माइंड मास्टर, इनका बुक का नाम क्या है, बुक जो है माइंड मास्टर। इन्हें 1992 में जो है राजीव गांधी, जिसे अब ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। कब? 1992 में विश्वनाथ आनंद को, है ना, 91-92 मान लीजिए, 91-92 फर्स्ट राजीव गांधी पुरस्कार मिला था इन्हें, है ना। तो अब राजीव गांधी का नाम क्या हो गया है, तो अब हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसी इन्हीं का नाम हो गया मेजर 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 ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये राजीव गांधी पुरस्कार का नया नाम हो गया है। अब इसमें राशि बढ़ा दिया गया, पहले था कितना, 15 लाख है, अब हो गया कितना, 25 लाख, 25 लाख रुपया हो गया है ना। जो भी जिसे भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिलेगा, समझिए कि राजीव गांधी पहले इसका पुराना नाम था, लेकिन अब इसका नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 25 लाख रुपया इसका राशि बढ़ा कर दिया गया है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, पहले तो जान गए आप लोग विश्वनाथ आनंद है, सबसे युवा कहेगा, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम है डी गुकेश। क्या नाम है, डी गुकेश, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, है ना। और सबसे फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी, पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी, क्या नाम है इनका, एस विजय लक्ष्मी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड चेस डे कब बनाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। अब जा ही रहा है 20 जुलाई, तो 20 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड चेस डे, है ना। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ खुलेगी, भारत में अभी खुला नहीं है, खुलने वाला है। पहली बार चेस एकेडमी कहाँ खुलेगी, तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, वहां पर खुलेगी, ठीक है। आप लोग सबको मालूम है, लेकिन मैं बताता हूँ। 45वां चेस ओलंपियाड 2024 ये कहां पर हुआ, तो हंगरी में हुआ है, हंगरी के बुडापेस्ट में। हंगरी के कैपिटल कहाँ है, तो हंगरी का कैपिटल जो है, हंगरी का कैपिटल जो है बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट है। और बुडापेस्ट कहाँ है, किस नदी पे है, तो डेन्यूब नदी पे है, डेन्यूब रिवर जो यूरोप की सबसे फेमस नदी है, बड़ी नहीं, बड़ी में आता है वोल्गा नदी, उसका 3000 समथिंग लंबाई है वोल्गा का, और जो डेन्यूब नदी है इसका 2000 समथिंग लंबाई है डेन्यूब नदी का। तो हंगरी का राजधानी है बुडापेस्ट, और जो कि डेन्यूब नदी पे स्थित है। तो ये जो है अपना हाँ, तो हंगरी में ही क्या कह रहा है कि हंगरी में क्या हुआ, 45वां चेस ओलंपियाड 2024 में हुआ था, जो कि हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। मेल विनर जो था इंडिया रहा था इसमें, रनर अप जो था स्लोवेनिया। मेल जो महिला, पुरुषों में कौन जीता था, तो पुरुषों में जीता था इंडिया, जीता था कौन, अपना देश इंडिया। किसे हराया था, स्लोवानिया को हराया था, ठीक है। अच्छा, फिर फीमेल में कौन रहा था, ये जो 45वां चेस ओलंपियाड 2024 में जो हुआ है, तो फीमेल महिलाओं में कौन विनर रहा, तो महिलाओं में भी इंडिया ही रहा है, यानी कि महिलाओं ने भी बाजी मारा है ना। हमारी देश की बहनों ने भी इसमें बाजी मार लिया है। महिलाओं में भी जीता है कौन, तो महिलाओं में जीता है इंडिया,
हराया है अजरबैजान को, किसको? अजरबैजान को हरा दिया है ना। तो सब याद रखिएगा क्वेश्चन। अब 46वां जो चेस ओलंपियाड 2026 में होने वाला है, 24 2 साल पे हुआ था, होता है ना, तो 45वां हुआ हंगरी में। अब 46वां जो होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, है ना। कब होगा? 26 में होगा, 46वां, है ना। 46 नंबर का, ये तो कौन सा था? ये हंगरी में जो था 45वां नंबर का हुआ था, ठीक है। अब 46वां जो होगा उज्बेकिस्तान, ताशकंद। ताशकंद समझौता जानते हैं ना आप लोग? ताशकंद में कहा? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो वहां पर होगा 46वां ओलंपियाड चेस, है ना, 2026 में होगा, अभी नहीं। तो ये सब याद रखिएगा। अब शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? अर्जुन एरिगैसी 2800 एलो रेटिंग पार कर चुके हैं, है ना। तो इनका क्या नाम है? अर्जुन एरिगैसी नाम है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता किसने? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, यानी कि वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जीता है किसने? ये प्रणव, क्या नाम है उनका? प्रणव वेंकटेश, है ना। 2025 में 25 में, है ना, 25 में हुआ है, हाँ 2025 में हुआ। जीता है किसने भाई? तो प्रणव वेंकटेश, क्या नाम है इनका? प्रणव, प्रणव वेंकटेश, ठीक है। अब फीडे है महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 है, ये कहाँ हुआ? चाइना में। जीता किसने? चाइना में हुआ है। जीता भी है चाइना की यू वेन यूंग। फीडे है महिला विश्व चैंपियनशिप जो है वो चाइना में हुआ, और चाइना की जू वेन यूंग वेंजुन ने जीत लिया है। किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? अल्लाह, ये तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है वो। यानी कि क्या किया है? शतरंज पे, शतरंज पे प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध, प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश है भाई? शतरंज पे प्रतिबंध लगा दिया, कौन सा देश? तो उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है शतरंज पे क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 है, ये किसने जीता भाई? तो नॉर्वे के ही जीतेंगे। मैग्नस कार्लसन का नाम तो आप लोग सब जानते ही हैं। क्या कह रहा है कि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 है, नॉर्वे नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है शतरंज का ये, मैग्नस कार्लसन, है ना। ये बहुत डेंजर खिलाड़ी है ये नॉर्वे का, मैग्नस कार्लसन। अगर इंडियन खिलाड़ी प्लेयर अगर इंडियन कोई हारता है तो इसी से हारता है, मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे का ही है। फीडे की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1924 को। फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुआ था। हेडक्वार्टर जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हम बताए थे लुसाने भी शहर है कि लुसाने, ज्यूरिख, बर्न, जिनेवा, ये सब स्विट्जरलैंड का शहर है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाँ हेडक्वार्टर, अच्छा हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में। लुसाने कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अच्छा, अभी प्रेसिडेंट कौन है? आर्कडे डवॉरकोविच। जो फीडे के प्रेसिडेंट कौन है? तो आर्कडे डोवरकोविच, डोवरकोविच,
है ना, और ये अर्कोल्ड डोवर्कोविच जो है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट है अपना विश्वनाथ आनंद। वाइस प्रेसिडेंट है कौन, विश्वनाथ आनंद, है ना। तो इसे याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन वीडियो में ये आ गया है, आप लोग वीडियो को देखिएगा तो ये याद हो जाएगा सब। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, यही सब तो करंट अफेयर्स आता है, मतलब कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं तो उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ छोड़ रहे हैं, है ना। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली, क्या कर रहा है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, ये करा ना, वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली, वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली अभिनेत्री, पाने वाली एक्ट्रेस कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण। क्या नाम है इनका, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, है ना, ठीक है। फिर कहा कि हाल ही में आयोजित पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन के दौरान नगर निगमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम किसे चुना गया है, तो इसमें चुना गया है लखनऊ नगर निगम को, पुणे नगर निगम को और इंदौर को। Which municipal corporation has been selected as the best performing municipal corporation during the first National Urban Local Bodies Conference held? यानी कि कह रहा है कि जो भारत में जो नगर निगम है उसमें काम स्थानीय, यानी कि नगर निगम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है, किनका रहा है ना, किनका रहा है, पूरे इंडिया की बात कर रहा है। तो इसमें रहा है फर्स्ट पे लखनऊ, फर्स्ट पे कौन रहा है, हाँ फर्स्ट पे रहा है लखनऊ, सेकेंड पे रहा है अपना पूना एंड थर्ड पे रहा है कौन, तो थर्ड पे रहा इंदौर। इंदौर तो रहता ही है, वो कहाँ पीछे रहने वाला है, इंदौर रहता ही है, वहां बहुत अच्छा साफ सफाई हो गया, या फिर वहां पे जो एक है कि भिक्षा जो मांगने वाले भिखारी फ्री स्टेट शहर सिटी कर दिया गया उसे, वहां पर कोई भिक्षा नहीं मांगता है ना। तो विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशनल अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो ये है अपना लखनऊ, पुणे और इंदौर, ठीक है। तो हम क्या बता दें इसमें कि हाल ही में हॉलीवुड ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण। आमिर खान को चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन जो एकदम फेमस होता है, जिससे संभावनाएं रहती हैं, जो लगता है कि नहीं ये आ सकता है, तो वही फिल्म फेम अवार्ड, ये सब क्वेश्चन आता ही है। क्या कर रहा है कि देखिए चीन में आयोजित हुआ था क्या, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025, है ना। तो इसमें आमिर खान जी है, आमिर खान को उन्हें क्या मिला है, मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना, मास्टर ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि क्या मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में जो है मास्टर ह्यूमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब पायल कपाड़िया फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ
द स्पोर्ट एंड लेटर्स, जो फ्रांसीसी नागरिक सम्मान होता है वो मिला है किसे? पायल कपाड़िया को। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि पायल कपाड़िया को क्या मिला है? ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। आर्ट्स एंड लेटर्स, है ना? ठीक है, यानी कि पायल कपाड़िया को ऑफिसर ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का जो है नागरिक सम्मान है ना? फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स जो है यह फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है। क्या है? फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है ना? तो हाँ, फ्रांसीसी नागरिक सम्मान है। पायल कपाड़िया को मिला है ये ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, फ्रांसीसी नागरिक सम्मान। ठीक है, तो ये 7 जुलाई का भी समाप्त हुआ। अब हम 8 जुलाई के भी देखेंगे, है ना? तो थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं आता हूं और 8 जुलाई का भी खत्म करेंगे और जियोग्राफी भी होगा। आज जियोग्राफी भी पढ़ेंगे और साइंस भी पढ़ेंगे, है ना? थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं फिर आता हूं। अब यहां पर लिख देते हैं 8 जुलाई करेंट क्लास। ठीक है, तो बाकी देखते जाइएगा, जो भी इतना है। ये नहीं कि बस मैं बता दिया तो हो गया, लेकिन मैं जहां तक बता रहा हूं हर चीज के बारे में डीपली बता रहा हूं। जहां जैसे ही कोई जहां लड़ाकू विमान आ रहा है उसके बारे में पूरा बता रहा हूँ, निधन आ रहा है उसके बारे में पूरा बता रहा हूँ, डेट आ रहा है उसके बारे में पूरा बता रहा हूँ, है ना? तो सारा चीज के बारे में मैं पूरा बता रहा हूँ, है ना? तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखते जाइए।